हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका एड अंकल में स्वागत है। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक का रिवीजन समरी लेकर के। बेसिकली टॉपिक तो क्या बोले, एक तरह से ये चैप्टर ही होगा जिसको हम पूरा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो टॉपिक हैं इसके अंदर के, वो सारे टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है जिसके टॉपिक के लिए हम इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं। मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट विपिन शर्मा हूं, और चलिए देखते हैं आज का मेन टॉपिक क्या होगा। तो देखिए, मेन टॉपिक जो आज पढ़ने हैं हमको वो है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और ये टॉपिक क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। मेन टॉपिक जो है उसमें सबसे पहला हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ने वाले हैं? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ही एक पार्ट होता है कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और इसी सीक्वेंस में इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे हर टॉपिक के बाद में किस में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो अगेन एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, तीनों से एक एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 1 और 2 मार्क्स, 1 और 2 और अगेन 1 और 2, तीनों में सिमिलर टाइप का है। और डिफिकल्टी लेवल अगेन वही बात, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी लेवल रहता है इसमें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ये रहता है। चलिए, तो ये देखिए, तो चैप्टर है आपका जिसके टॉपिक्स हमको डिस्कस करने वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 3 टॉपिक हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं आज रिवीजन समझने। एक तो गैल्वेनिक सेल, दूसरा है कंडक्टिविटी सेल, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला तो हम गैल्वेनिक सेल पे फोकस करेंगे, देन कंडक्टिविटी, सेल की जो कंडक्टिविटी होती है उस पर फोकस करेंगे, और देन आपका थर्ड पार्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट गैल्वेनिक सेल। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे उसके बाद में हम देखेंगे इस पे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन मेनली 2 कंपोनेंट से होता है। तो एक तो होता है एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हो आप जिसको, और एक होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा, लेफ्ट और राइट में से कौन सा एनोडिक होगा कौन सा कैथोडिक होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पे और कौन सा सॉल्यूशन आपने किस कंपार्टमेंट में ले रखा है। चलिए, तो मान लेते हैं आपने इस लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रखा है, ZnSO4। ठीक है, और ZnSO4 के सॉल्यूशन में आपने डिप कर रखी ये जिंक की रोड। ठीक है, किसकी रोड? जिंक की रोड। तो कंस्ट्रक्शन में एक पार्ट तो ऐसा होता है जिसमें कि ZnSO4 का एक बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन ले रखा है, उसके अंदर आपने डिप किसको कर रखा है? जिंक की रोड को आपने डिप कर रखा है ना। बेसिकली ये पूरा डूबा हुआ नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये डूबी हुई रहती है ना। छड़, ये देखिए छड़ यहाँ पे इतनी डूबी हुई है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में डूबी रहती है, और ये वाली जो जिंक की छड़ है वो कनेक्टेड होती है यहाँ पे वोल्ट मीटर और ए मीटर के थ्रू। ये ए मीटर है बेसिकली, है ना। चलिए मैं इसको ए मीटर को मैं फिर से एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो ए मीटर ये हो गया आपका ए मीटर, ये ए मीटर। ठीक है, इस ए मीटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होती है जिंक की रोड से, कॉपर की रोड से। एक कॉपर की रोड, ये कुछ इस तरह से कॉपर की रोड यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, कॉपर की रोड किस सॉल्यूशन में डिप है? कॉपर की रोड अपने सॉल्यूशन में डिप है।
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये हो गई आपकी कॉपर की रोड, ठीक है। तो एक तो है जिंक की रोड और एक है यहाँ पे कॉपर की रोड, ठीक है। अब कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, वो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सुना होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखा जाए तो जिंक जो होता है वो कॉपर के कंपेयर में काफी ऊपर की तरफ प्लेस्ड होता है मेरिट टेबल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, जिंक यहाँ ऊपर की तरफ होता है, यहाँ बीच में कहीं हाइड्रोजन होता है और नीचे की तरफ यहाँ होता है कॉपर। तो जिंक के कंपेयर में हाइड्रोजन नीचे है और हाइड्रोजन के कंपेयर में कॉपर और भी नीचे। तो अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होगा, जैसे कि जिंक यहाँ रिलेटिवली सबसे ज्यादा ऊपर है, इसका मतलब जिंक क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। मतलब कि कॉपर जो है वो जिंक के कंपेयर में कम रिएक्टिव होगा, और जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है वो बेसिकली प्रेफर करता है किसको, ऑक्सीडेशन को। किसको प्रेफर करता है, ऑक्सीडेशन को। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं इसको, और अगर कॉन्सेप्चुअली आप बात करें तो इसको आप एसआरपी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। बेसिकली जिंक के लिए एसआरपी जो होता है वो नेगेटिव में होता है और कॉपर के लिए एसआरपी जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो जितना एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव में होगा उस मेटल का उतना ही टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का, ऑक्सीडाइज होने का। इसलिए यहाँ पे जिंक की रोड जो होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडाइज होगी तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट होगी, जिंक प्लस 2 में। किस में कन्वर्ट होगी, जिंक प्लस 2 में। अब ऑब्वियस ही बात है, जिंक जब जिंक प्लस 2 में जाएगा तो कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन में मिलेगा। तो जिंक जिंक प्लस 2 की फॉर्म में निकल जाता है और सॉल्यूशन में मिल जाता है। अब जैसे जिंक जिंक प्लस 2 की फॉर्म में निकलेगा तो इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोड पे क्या रुक जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी किसी का ऑक्सीडेशन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। मतलब कि इस इलेक्ट्रोड की, जिंक इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी जो होगी वो हो जाएगी माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे कौन स्टे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आ चुके, स्टे तो नहीं करेंगे, बेसिकली फ्लो करेंगे। अभी देखो कैसे फ्लो करेंगे वो भी पता चलेगा। लेकिन एट मोमेंट्रिक पार्ट की बात किया तो जिंक जब जिंक प्लस 2 आयन की फॉर्म में जब सॉल्यूशन में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छूट गए, वो इलेक्ट्रोड पे छूट गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करते हुए सर्किट में आगे बढ़ेंगे, और सर्किट में आगे बढ़ेंगे, ये सर्किट में आगे बढ़ते हुए, ये बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए ये कहाँ अपने आप को पहुंचाएंगे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचाएंगे। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड पे आए तो सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस 2 था वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस 2 है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हो रहा है ये रिडक्शन और जिंक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हम पहले डिसाइड कर चुके, हम पहले ही बता चुके, हम क्या डिसाइड कर चुके हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड कर चुकी है कि जिसका एसआरपी नेगेटिव में होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। लाइक जिंक की बात करें वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो ऐसे याद रखिए, ऑक्सीडेशन का ओ तो ये वोवेल है, और एनोड का ए ये भी क्या है, वोवेल। तो वोवेल वोवेल दोनों आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का ओ, एनोड का ए। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। कई बार ऐसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, चाहे कितने भी बड़े लेवल के एग्जाम हो, कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपका बेसिक चेक किया जाता है। तो ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन का ओ, एनोड का ए, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो कंपार्टमेंट है राइट साइड वाला, यहां हो रहा है क्या, यहां हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन जिस पे होता है ऑब्वियसली वो क्या बच जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कैथोड। ये हो जाएगा कैथोड। तो इस तरह से 2 कंपार्टमेंट हैं, उसमें ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे एक पार्ट और है जो कि मैंने अभी आपको क्लियर नहीं किया है।
ये सारा प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस के साथ साथ ये दोनों ही चेंबर जो हैं, मुझे पेन एक बार चेंज करना होगा ताकि मैं आपको ढंग से बता सकूं। ये सर्किट बेसिकली पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो दोनों अभी भी सेपरेट हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो दोनों ही कंपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। सोल्ड ब्रिज, ये सोल्ड ब्रिज के थ्रू ये उल्टे यू शेप की जो नली होती है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। और इस उल्टे यू शेप की जो ये ट्यूब है उसमें केसीएल और अगार का सॉल्यूशन होता है। किसका? केसीएल अगार का। बेसिकली इस उल्टे यू शेप की जो ट्यूब है उसमें आपने केसीएल अगार का सॉल्यूशन फिल कर रखा है। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और इस यू शेप की, उल्टे यू शेप की जो ट्यूब है जिसमें केसीएल अगार का सॉल्यूशन आपने फिल कर रखा है, इस ट्यूब को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ होता है। अब सॉल्ट ब्रिज यहाँ है तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन कर रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये इस वायर में जो दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, देखिए कैथोड की तरफ जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि दोनों ये जो चेंबर है ना, कैथोडिक और एनोडिक चेंबर, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट को कंप्लीट करना तो जरूरी है। सर्किट कंप्लीट करने में मेन रोल कौन प्ले करता है? सॉल्ट ब्रिज। इससे भी ज्यादा अगर इसके फंक्शन की बात की जाए सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज का इसके अलावा और भी इससे भी बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है तो देखो, जब Zn+2 ये जिंक कंपार्टमेंट में, सॉरी, जब जिंक का इलेक्ट्रोड Zn+2 की फॉर्म में ये जिंक कंपार्टमेंट मतलब ZnSO4 के सॉल्यूशन में आएगा, तो अब क्या होगा? अब टाइम के साथ में इस कंपार्टमेंट में जिंक+2 आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जिंक+2 आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम के साथ। इसका मतलब जिंक+2 आयन इस ZnSO4 वाले सॉल्यूशन में इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इस कंपार्टमेंट में केटायंस के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है ये कंपार्टमेंट। पहले जिंक+2 और SO4-2 इक्वल थे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये कंपार्टमेंट। लेकिन अब जिंक+2 का नंबर जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो अब जिंक+2 तो बढ़ रहा है लेकिन स्टिल SO4-2 उसी नंबर पे है। मतलब कि अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल नहीं है कंपार्टमेंट। ठीक है, बात करें कॉपर वाले इस चेंबर की, तो कॉपर+2 जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाकर के कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब कि कॉपर+2 की फॉर्म में जा रहा है। कॉपर+2 जो है वो कॉपर की फॉर्म में अपने आप को कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं अब कॉपर+2 जो है वो सॉल्यूशन से निकल करके और कॉपर इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। मतलब कि इसका अमाउंट क्या होता जा रहा है? सॉल्यूशन से कम होता जा रहा है। तो पहले कॉपर+2 सॉल्यूशन में SO4-2 के इक्वल था, लेकिन अब कॉपर+2 जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। मतलब कि टाइम के साथ में कॉपर+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो कॉपर+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो रही है? वो अफेक्ट हो रही है। और एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर Zn+2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकली ये कंपार्टमेंट दोनों ही अब न्यूट्रल नहीं रहे। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हम ये सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जिसके अंदर आपने K+ और Cl- ले रखा है, तो ये आयंस का मूवमेंट करवाता है। ये आयंस का मूवमेंट कैसे करवाएगा? तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपने K+ आयन ले रखे। अब K+ आयन ले रखे मतलब कि केटायन ले रखे, और Cl- ले रखे मतलब कि एनायन ले रखे। अब किस कंपार्टमेंट में केटायन की कंसंट्रेशन कम हो रही है? देखो, तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट में कॉपर+2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। मतलब कि केटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। एरो नीचे किया है मतलब कि डिक्रीज होना,
केटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ही केटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, तो इस सॉल्ट ब्रिज से के प्लस जो है वो कहाँ मूव करेगा, जहां पे केटायन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ताकि के प्लस जाएगा कॉपर कंपार्टमेंट की तरफ और Cl माइनस जाएगा एनोड कंपार्टमेंट की तरफ, ताकि जो Zn+2 का कंसंट्रेशन ये एनोड में इंक्रीज हुआ है ना, Zn+2 का कंसंट्रेशन एनोड में इंक्रीज हुआ है, उस कंसंट्रेशन को क्या कर सके, बैलेंस करके उस कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना सके। क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा ना ये, तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये पूरा सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन है, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक तो सर्किट को पूरा करता है और दूसरा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। तो पहला क्या, तो इट कंप्लीट्स द सर्किट, completes the circuit, और दूसरा हो जाएगा it makes both compartment electrically न्यूट्रल, ठीक है। तो दोनों मेन पॉइंट हैं। कई बार सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, मतलब सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंस पे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यार इसीलिए मैं थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लें। एक तरह से मैंने आपको रिवीजन में पूरा सॉल्ट ब्रिज अच्छे से बता दिया मैंने आपको, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, और साथ ही साथ मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का पूरा अच्छे से आइडिया दे दिया। चलिए, तो देखो गैल्वेनिक सेल में ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई और उसके फंक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम आगे की, ठीक है। ठीक है यार, आप समझ में आ गया कि यार एक तरफ ऑक्सीडेशन है और एक तरफ क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि देखो बेसिकली वोल्टेज और ईएमएफ फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो दोनों एक सेपरेट टर्म है, इनका एक वाइड अपने आप में मीनिंग है ना। लेकिन हम केमिस्ट्री में यहाँ पे हम दोनों को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते, हम ईएमएफ और वोल्टेज दोनों को हम सिमिलर लेकर के चलते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ भी कहलाएगा, ठीक है। तो हम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, हम चीजों को हम कम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, हम मतलब चीजों को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ईएमएफ और वोल्टेज जब भी मैं बोलूं समझ जाना दोनों सेम है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईएमएफ की, ठीक है, ईएमएफ। चलिए, अब ईएमएफ कैसे फाइंड आउट होता है, तो देखो जब भी आपको गैल्वेनिक सेल का आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना, ठीक है, ई सेल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ई सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूं। आपने कंडीशन सुना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में, स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में, ठीक है, ठीक है। किसके बारे में सुना आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में आपने सुन रखा होगा। चलिए, अब इस स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए तो ये होता है, प्रेशर की सेंस में स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर की सेंस में स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन की सेंस में ये होती है 1 मोलर, जिसको आप 1 कैपिटल एम भी लिखते हैं, ठीक है। जब भी ये कंडीशन गिवन हो ना, तो इस कंडीशन में किसी गैल्वेनिक सेल का जो भी ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मतलब कि एनोड के कंपार्टमेंट का ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड के कंपार्टमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड माइनस एनोड करोगे ना, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ, या उसका वोल्टेज भी बोल सकते हो सिंपल सेंस में। बेसिकली मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में दोनों अलग अलग होता है, वोल्टेज और ईएमएफ, बट यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करके चीजों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो ये जो ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया, स्टैंडर्ड कंडीशन,
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको यही ईएमएफ, सेम ईएमएफ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए किसी अदर कंडीशन पे, तो उसके लिए हमें फॉलो करनी होती है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी नस्ट इक्वेशन क्या है तो मैं बताता हूँ। अच्छा होगा कि हम इस इक्वेशन के डेरिवेशन पे जाएंगे। तो देखो डेरिवेशन अगर मैं बताऊंगा तो फिर ये 2 घंटे का लेक्चर और हो जाएगा। डायरेक्ट हम अपने काम की बात याद रखते हैं जो हम जिसपे हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो नस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, ठीक है। अब सारी बातों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये ई सेल है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। देखो ईएमएफ का भी मैं मतलब बताऊं, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स एट एनी कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ करके किसी और कंडीशन पे अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ये ई सेल हो जाएगा। ई नोट सेल होता है ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। एन का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो एन का वैल्यू। एफ एक कांस्टेंट है चार्ज के लिए जिसका वैल्यू था 96500 कूलम्ब, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट है जिसको आप जनरली ये 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखते हो। बेसिकली आर की और भी वैल्यूज होती हैं, कैलोरी में भी होती है, लेटर एटमॉस्फेयर में भी होती है, बट हमारी यहाँ जो भी कैलकुलेशन आएंगे उसमें आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्या मतलब कि नियरली 100% कैलकुलेशन में 8.314 यूज करके ही हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। जनरली हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे भी नहीं होती। बस आप तो ये ध्यान रखो आर का वैल्यू 8.314 होता है ना। टेम्परेचर की बात करें, ये टी मतलब कि टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन में होता है। चलिए, और फाइनली ये आता है क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है तो देखो, प्रोडक्ट जो भी होगा किसी रिएक्शन का, उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर है वो उसकी पावर पे चढ़ जाएगा। मान ले तो स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर n है, और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर मान लो किसी रिएक्शन के अंदर m है तो पावर में m आ जाएगा। मतलब Q का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, Q का मतलब ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो ये सभी का मतलब है। अब बात करते हैं आगे की। तो अब कहने का मतलब ये कि ये 2.303 हो गया, आर का वैल्यू 8.314 रख दिया, और मान लो आपको यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो टेम्परेचर की जगह आपने 298 केल्विन रख दिया, और फेराडे आपने 96500 रख दिया। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, ई सेल बराबर मतलब कि इक्वल ई नॉट सेल माइनस, इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो 0.059 डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि एन तो आपके ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो रिएक्शन पे डिपेंडेंट होंगे। लोग यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसकी पावर एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसकी पावर एम। चलो, तो बेसिकली ये हो जाएगा नस्ट इक्वेशन का एक नया फॉर्मेट जिसको आप देख करके और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि याद होना चाहिए आपको। ये नस्ट इक्वेशन का एक अदर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये पूरा बच्चों गैल्वेनिक सेल है,
गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और उसका मैकेनिज्म देखा, फिर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकालते हैं वो देखा हमने, और स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ करके किसी अदर कंडीशन में कंसंट्रेशन के साथ में उसका रिलेशन देखना हो ईएमएफ का, तो ये यूज होती है नस्ट इक्वेशन। चलिए तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए what is the cell potential of the electrochemical cell in which cell reaction is पीबी प्लस टू। में बताता हूँ सेल रिएक्शन क्या है, देख लेते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको सेल रिएक्शन क्या है। ठीक है, सेल रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन। चलिए तो सेल रिएक्शन हम लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन आपको दे रखी है पीबी प्लस टू प्लस कैडमियम, ये क्या देता है, ये लेड प्लस सी प्लस टू। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन बता रखी है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो भी कैथोड और एनोडिक सेल बन रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको सेल पोटेंशियल मतलब कि ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईएमएफ बताना है। चलो ई सेल, ईएमएफ मतलब कि ई सेल बताना है, ई सेल। चलो ई नोट सेल दे रखा आपको, ई नोट सेल दे रखा, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आता है, तो देखो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, पीबी का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, एक पीबी है और एक सीडी है, CD प्लस टू का कंसंट्रेशन, दोनों पे पावर एक एक ही आएगी क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर एक एक दे रखा, डिवाइडेड बाय पीबी प्लस टू, रिएक्टेंट यहाँ आ जाएगा पीबी प्लस टू और CD। चलो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो सेल पोटेंशियल आपको 25 डिग्री पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब कि 298 केल्विन, डिग्री केल्विन में बदलोगे 298 केल्विन, तो T की जगह आप प्लेस करोगे 298 केल्विन। ठीक है, R की जगह आप प्लेस करोगे 8.314। ठीक है, F की जगह आप प्लेस करोगे 96500। ठीक है, पीबी सॉलिड स्टेट में होता है, ये लेड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में, इसकी जगह ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, इसकी जगह आप यूनिट प्लेस करते हो क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोसेस। कैडमियम भी सॉलिड स्टेट में, तो ये 1 रहता है। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहां से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ई सेल इक्वल ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना दे रखा है 0.277, 0.277 माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया, आर की वैल्यू इतना रख दिया, तो मैंने आपको बताया ना ये सोल्व करने पे आप इसको लिख सकते हो 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन का वैल्यू कितना आएगा, देखो लेड प्लस 2 से 0 में जा रहा है, मतलब कि 2 का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है यहाँ पे, 2 का चेंज आ रहा है। और कैडमियम भी देखो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। चलो मतलब कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लॉग कैडमियम प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना है देखो 0.02, तो यहाँ पे 0.02 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लेड का कंसंट्रेशन कितना है देखो, लेड का कंसंट्रेशन, लेड प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.2, यहाँ लिखूंगा 0.2। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1। चलो इसकी बात करें तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये नियरली आएगा 0.03, कितना आएगा 0.03, मतलब कि ई सेल आप लिख सकते हैं यहाँ से 0.277 माइनस 0.03 इनटू ये 0.1 है, मतलब कि 10 की पावर -1, इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है, -1 आगे आ गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.277 प्लस 0.03 ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आ गई, तो अब इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना बन रहा है देखो 0.277 0.03, तो 703, तो ये आया 0.307 वोल्ट, 0.307 वोल्ट। चलो इसका मतलब इस सेल का ईएमएफ कितना आ रहा है,
इस कंडीशन में 0.307 वोल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि नस्ट इक्वेशन का क्या यूज है। नस्ट इक्वेशन इस टाइप से आपको वाइडली कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन बताएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी। तो बेसिकली कंडक्टिविटी के सारे फंडे वैसे लगेंगे जैसे कि आप मेटेलिक कंडक्टर में लगाते हो। मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मेटेलिक कंडक्टर में वोल्टेज क्या लिखते हो, V इक्वल टू आई आर लिखते हो ना, ठीक उसी टाइप से यहाँ पे भी V इक्वल टू आई आर लग जाएगा। जैसे कि थोड़ा और मैं आपको अच्छे से आइडिया देता हूँ। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें कैथोड लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। आप करंट फ्लो करेंगे, यहाँ से सेल से करंट फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी वोल्टेज क्रिएट होगा वो सप्लाई होने वाले करंट और सॉल्यूशन के रेजिस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा जो मेटेलिक कंडक्टर के लिए होता है, मतलब कि R इक्वल रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, तो रो होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, तो ये पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। दूसरा कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी होता है 1/r, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, 1/r, ठीक है। थर्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, तो वो 1/ρ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/ρ, ठीक है। ठीक है, नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो लेमडा एम उसका सिंबल होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब कि मोलरिटी। चलो इसके अलावा और क्या फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लेमडा एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो अगेन कप्पा इंटू 1000, और इक्विवेलेंट है तो नीचे आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी। ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, और ये फॉर्मूलाज हैं जो कि डायरेक्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो ये 5 फॉर्मूला हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई फॉर्मूला आएगा तो वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। चले तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, एक ही बात है, वो होता है रो का वैल्यू आपको दे रखा है, और कंसंट्रेशन आपको 0.8 मोलर दे रखी है। चलो तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। देखो मोलर कंडक्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल एम तो दे रखा है, कितना 0.8 एम दे रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कप्पा यहाँ पे अगर हमें मिल जाए तो हम ये मोलर कंडक्टिविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल होता है 1/ρ। चलिए अब 1/ρ, तो 1/ρ, रो की जगह हम क्या लिखेंगे, रो दे रखा है रेजिस्टिविटी 5 इंटू 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर। चलो ये हो गया, मतलब कि यहां से वैल्यू कितनी आएगी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा कप्पा। तो कप्पा हो जाएगा आपका 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गई कप्पा की वैल्यू। अब तो इसकी पिक्चर खत्म हो गई, अब सीधा ये कप्पा जाकर के रखा जाएगा यहाँ फॉर्मूले में। तो देखो कप्पा अब क्या आ जाएगा, तो देखो कप्पा और पप्पा ये जो भी हैं वो आ जाएंगे 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम कितना दे रखा है, देखो कैपिटल एम दे रखा है 0.8, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। और इस पूरे को आप सोल्व करें, तो आप सोल्व करना चाहें तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो ये 100, ये 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴,
ये आ जाएगी लैम्ब्डा एम की वैल्यू। इसके अलावा आप इसका अगर यूनिट भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, ये कप्पा की जगह ओम इनवर्स तो आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए ये हो गया कंडक्टिविटी टॉपिक और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, गैल्वेनिक सेल और दूसरा हमने क्या कंप्लीट किया है, कंडक्टिविटी। चल अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि इनसे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं दोनों में। देखो जैसे कि आपने टॉर्च का सेल देखा होगा, टॉर्च का सेल है ना, इसको हम थोड़ा डेली लाइफ से हम रिलेट करते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टॉर्च का सेल जो देखा होगा उसका फंक्शन, ठीक मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉर्च का सेल एग्जैक्टली गैल्वेनिक सेल ही है, बट मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्च के सेल का जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली वही है जो कि गैल्वेनिक सेल का है। ठीक है, मतलब कि आपका टॉर्च के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो उसमें आप केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल एनर्जीज को आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल में टॉर्च के अंदर। भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, सेल के अंदर केमिकल है, वो सेल आप बैटरी टॉर्च के अंदर लगाते हो और वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलता है उससे, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से देते हो, मतलब कि आप कार की बैटरी मान लो, कार की बैटरी में क्या होता है, आप कार की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको फिर से चार्ज कर सकते हो, मतलब कि बाहर से आप करंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तब जाकर के उसमें केमिकल रिएक्शन होगा और फिर से उसमें एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल इलेक्ट्रिकल में जाएगा, जैसे कि टॉर्च का एग्जांपल याद कर लेना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कार की बैटरी याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये एक स्पीकर दिया है, आपको इस स्पीकर के अंदर आपको NaCl का मेल्ट स्टेट में आपको सॉल्यूशन दे रखा है, NaCl को मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट किया तो सीधी सी बात है Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे मैंने NaCl लिखा है, बट इन रियलिटी Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे के पास पास नहीं रहेंगे, ऐसे दूर दूर ऐसा डोलते रहेंगे। ये Na प्लस यहाँ आ गया, Cl माइनस यहाँ आ गया, ये Cl माइनस यहाँ आ गया, Na प्लस आ गया, एक दूसरे के नजदीक नहीं रहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर वो इधर उधर हैंग आउट करेंगे, मतलब कि घूमते रहेंगे। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में ये मैंने जस्ट मेल्ट किया हुआ NaCl लिया मैंने, है ना, मेल्ट किया हुआ NaCl। ठीक है, और इसमें मैंने एक डिप किया है, अगेन वही इलेक्ट्रोड, तो भैया एक तो कैथोड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इनको डीसी से करंट करते हो, डायरेक्ट करंट ना, डीसी लगा दिया हमने, है ना, सिंपल जो सेल वगैरह आते हैं उनको हमने बाहर से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे आपने डीसी से कनेक्ट किया तो एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। अब प्लस जिस इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है वो प्लस पोलैरिटी होगी, माइनस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ है उस इलेक्ट्रोड का माइनस पोलैरिटी होगा। चलो, तो अब क्या होता है देखो। ठीक है, तो अब यहां जो ये प्लस पोलैरिटी वाला है ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और एनोड की तरह बिहेव करता है तो हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा ये होता है कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, हमें पता है कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है, रिडक्शन होगा तो किसका होगा, हमें पता है रिडक्शन होगा तो भैया किसका होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसपे प्लस चार्ज होगा, तो सोडियम पे प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद सोडियम की फॉर्म में कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो कैथोड पे कौन आ गया, डिपॉजिट होकर के सोडियम आ गया, मतलब कि कैथोड का वेट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। और एनोड पे क्या हो रहा है देखो,
एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज कब होंगे? जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो Cl पे होता है माइनस चार्ज, मतलब कि माइनस चार्ज मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज करेगा तो ये Cl2 की फॉर्म में ये यहां से निकल जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट में रिएक्शन, और ये हो गया कैथोड वाले कंपार्टमेंट में रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से आपने क्या किया, आपने बाहर से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने क्या दिया है, आपने बाहर से इसको एनर्जी प्रोड्यूस किया। मतलब कि आपने इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आपने प्रोसीड करवाया। ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, Na प्लस कैथोड की तरफ नहीं जाता है, Cl माइनस ऑटोमेटिकली एनोड की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आपने बाहर से एक फोर्सफुली एक प्रोसेस करवाया, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस आपने प्रोसेस करवाया जिसके थ्रू ये कैथोड पे जाकर के सोडियम प्लस रिड्यूस हो गए और एनोड पे जाकर के Cl2 गैस रिलीज हो गई। तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो काफी फोर्सफुली बाहर से एनर्जी देने पे हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। तो नो डाउट यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी इस प्रोसेस को करने के लिए, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, तो ये दो बातें हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब देखो एक चीज और, चलो एक पॉइंट इसमें और लिख लें, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब कि डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो भैया ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इन केस मान लो आपको एक कंटेनर के अंदर, चलो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देखते हैं ना। कंटेनर के अंदर आपको कैथोड दे रखा है, बेसिकली ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के ही बने होते हैं कैथोड एनोड, ठीक है। कैथोड दे रखा है, ये एनोड दे रखा है, दोनों को यहाँ पे सेल से कनेक्ट कर दिया है, सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये प्लस वाला है मतलब कि एनोड, और ये माइनस वाला है मतलब कि कैथोड, ठीक है। चलो अब मान लो मैंने अगर आपको इसमें सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे वो हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, और एक इन रियलिटी क्वेश्चन भी देख लेंगे। मान लो आपको यहाँ पे एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने घुमाया, एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन। अब आपको बोला गया कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, बताओ क्या क्या एनोड और कैथोड पे रिलीज होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए तो H2SO4 के पास दो आयन है, एक H प्लस आयन है और दूसरा SO4 माइनस 2 आयन है, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन वाटर के पास भी एक H प्लस है और दूसरा OH माइनस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब होगा क्या, बात की जाए दोनों केटाइन की, तो देखो H2SO4 से भी केटाइन H प्लस ही मिल रहा है और वाटर से भी केटाइन H प्लस ही मिल रहा है, मतलब कि केटाइन तो सिंगल है, तो केटाइन का कौन सा केटाइन डिपॉजिट होगा इसके लिए कंपटीशन नहीं है, क्योंकि H2SO4 भी H प्लस दे रहा है और वाटर भी H प्लस दे रहा है। तो कैथोड पे कौन जाएगा और डिपॉजिट होगा, तो इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। तो अनडाउटेडली यहाँ पे हम सीधा कैथोड पे H प्लस को ले जा करके रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस कर दिया हमने, तो ये H2 गैस निकलेगी, क्या निकल जाएगी? H2 गैस। तो कैथोड पे ये H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और बात करें एनोड की, चलो बात करें, तो ये H2 गैस रिलीज हो गई। अब बात करें एनोड की, तो देखो एनोड पर जाने के लिए दो लोगों में कंपटीशन है, एक तो SO4 माइनस 2 में और एक OH माइनस 2 में। मुझे पता है कि, मुझे मतलब कि आपको भी पता है कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए SRP का वैल्यू लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। SO4 माइनस 2 और OH माइनस 2 में SRP जो कम होता है वो होता है OH माइनस 2 का SRP कम होता है, और SO4 माइनस 2 का SRP ज्यादा होता है।
और इस सिचुएशन में अगर SRP OH माइनस का कम है तो ऑक्सीडाइज पहले कौन होगा, OH माइनस ही होगा। और जैसे ही OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो करके O2 गैस रिलीज करेगा। क्या गैस रिलीज करेगा, O2 गैस रिलीज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये O2 गैस रिलीज कर जाएगा। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2 यहाँ पे लिख लो, O2 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 2H प्लस लिख लो, 2H प्लस है ये प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे लिख लो ये आप ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो या फिर आप यहाँ पे और अच्छे से बैलेंस करना चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ ऑक्सीजन, तो प्लस का ये साइन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आप इसको इस तरह से बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस है। एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे OH माइनस लिखे हो ना, इस OH की जगह आप वाटर भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली वाटर तो है, वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है, तो वाटर भी ऑक्सीडाइज करेगा तब भी ये O2 ही निकलेगा। तो O2 यहाँ पे O2 लिख लो, O2 तो ऑक्सीडाइज होकर के मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। चलो, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2H प्लस है, तो इसको जब आप बैलेंस करोगे वाटर के लिए लिखोगे तो यहाँ पे 4H प्लस आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो वाटर के लिए भी आप ऑक्सीडेशन लिख सकते हो और OH माइनस के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली वाटर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज होकर के एनोड पे कौन गया, O2 गया, और कैथोड पे कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये स्टेप से आपको चीजें पूछी जा सकती। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन ट्रू है, ठीक है। तो देखो, इट ओनली इन्वॉल्व्स रिएक्शन विथ डेल्टा जी लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि क्या ये प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल, मतलब कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव वाले नेगेटिव के साथ में प्रोसीड होता, नहीं, यहाँ पे इस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स ना, डेल्टा जी यहाँ नेगेटिव नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ वोल्टेज सोर्स, हाँ बिल्कुल, वोल्टेज सोर्स हाई होना चाहिए इसमें। क्यों, क्योंकि प्रोसेस अभी मैंने क्या बोला कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, प्रोसेस हो ही नहीं सकता, मतलब कि आपको बाहर से वोल्टेज हाई रखना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर करंट फ्लो होगा, और प्रॉपर करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और हाई वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। और क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नहीं, फिर से वही बात, रिएक्शन है ये, मतलब ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस से होकर के जाएगा। तो ये यहाँ पे फिर से हो जाएगा फॉल्स, और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू। तो बच्चों, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस था। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली इस पूरे चैप्टर में, गैल्वेनिक सेल जिसको हमने अच्छे से रिवाइज किया, कंडक्टिविटी जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे, और लास्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको अगर इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो आप हमारे एडंकल से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप के कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो आप हमारे ऐप पे जाकर के अपने डाउट क्वेरीज पूछ सकते हैं। वहाँ पे 250 से ज्यादा हमारे ट्यूटर अवेलेबल हैं जो आपके कभी भी किसी भी टाइम डाउट सॉल्व करके आपको बता देंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।